Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Alteration in Objects or Object Clause. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन करना चाहे तो इसके लिए इसे किन किन प्रोविजंस को फॉलो करना होता है. The provisions in respect to alteration of objects may be discussed under the following two heads. दो heads में हम इनके regarding provisions को discuss करेंगे. The very first head is the alteration where company has unutilized money out of the money raised through prospectus, and second one is the alteration in any other case. तो पहले केस की बात करते हैं. Alteration where company has unutilized money out of the money raised through prospectus. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो एक कंपनी है वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक से मनी को रेज करती है और उसमें से जो पर्टिकुलर अमाउंट रेज की गई है कुछ अमाउंट को अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बनी रहती है वो, यानी कि कंप्लीट अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया जाता है. जितनी अमाउंट रेज की जाती है उसमें से कुछ अमाउंट क्या रहती है वो अनयूटिलाइज्ड रहती है. अगर ऐसा कोई केस बनता है जिसमें कुछ अमाउंट प्रोस्पेक्टस के थ्रू रेज किए गए अमाउंट में से अनयूटिलाइज्ड रहती है, तब उस केस में कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन करना चाहे तो ऐसा वो कर सकती है. लेकिन ऐसा करने के लिए इसे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को कंप्लीटली फुलफिल करना होता है. क्या क्या है वो कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस इसे फुलफिल करनी होती है इसके रिगार्डिंग. द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज द स्पेशल रिजोल्यूशन. द कंपनी शैल पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन through postal ballot for effective change in its objects. The notice of the postal ballot shall contain the following particulars. यानी कि सबसे पहले तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू एक स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करना होगा जिसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज किया जाएगा. यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के अल्टरेशन के रेफरेंस में सबसे पहले कंपनी को पोस्टल बैलेट का यूज करते हुए इसकी जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करना होगा. पोस्टल बैलेट का जो नोटिस है जो तैयार किया जाएगा बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, उसे तैयार करते समय उसे कुछ पर्टिकुलर्स को इसमें प्रोवाइड करना होता है. क्या क्या इसके मेन पर्टिकुलर्स होते हैं. द वेरी फर्स्ट पर्टिकुलर ऑफ द नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट इज टोटल मनी रिसीव्ड. यहाँ कंपनी को बताना होता है कि कंपनी ने पब्लिक इश्यू के बेसिस पर या प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर कितना टोटल अमाउंट रेज किया था. इसके साथ साथ मुझे बताना होता है सेकंड पॉइंट में टोटल मनी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस. यानी कि प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्टिव स्टेट किया गया था उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए टोटल रिसीव्ड मनी में से कितना अमाउंट यूटिलाइज कर लिया गया है और कितना अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है, ये भी इसको इसके साथ साथ इसमें नोट करना होता है. कितना अमाउंट यूटिलाइज कर लिया और जो रिसीव मनी है उसमें से कितना अमाउंट अनयूटिलाइज्ड रह गया है. नेक्स्ट वन इज द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड अल्टरेशन और चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स. यानी कि यहाँ आपको डिफाइन करना होता है कि जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आप क्या ऑल्टरेशन या क्या प्रपोज्ड चेंजेस करना चाहते हो. वो प्रपोज्ड ऑल्टरेशन या प्रपोज्ड चेंजेस के बारे में आपको नोटिस में जो पोस्टल बैलेट का नोटिस है उसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है. इसके साथ साथ जस्टिफिकेशन ऑफ द ऑल्टरेशन ऑफ चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स. आपको बताना होगा, जस्टिफाई करना होगा व्हाई दीज चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करना होगा इसके साथ साथ. नेक्स्ट वन इज द अमाउंट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट्स. जो प्रपोज्ड अमाउंट है जो उस नए ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी. जो प्रपोज्ड अमाउंट है जिसको आपको यूटिलाइज करना है उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है. इसके साथ साथ नेक्स्ट वन इज द एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड ऑल्टरेशन ऑन द अर्निंग एंड कैश फ्लो ऑफ द कंपनी. यानी कि जिस पर्टिकुलर ऑल्टरेशन को आप प्रपोज कर रहे हो उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को आपको एस्टिमेट करना होता है कि कंपनी के अर्निंग और कंपनी के कैश फ्लो पर उसका क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट रहेगा, उसको भी आपको प्रॉपर्ली एस्टिमेट करते हुए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पोस्टल बैलेट के नोटिस में आपको प्रोवाइड करनी होती है. इसके साथ साथ
other relevant information which is necessary for the members to take an informed decision on the proposed resolution। यानी कि जो proposed resolution है उसके रिगार्डिंग आप जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हो उसके साथ साथ और भी आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करानी होती है जिसके बेसिस पर मेंबर्स क्या कर सकें, टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी कि अपना एक प्रॉपर डिसीजन उस पर फॉलो कर सके। तो उसके रिगार्डिंग और भी अगर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको इस नोटिस में प्रोवाइड करनी होती है। एंड द लास्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट प्लेस फ्रॉम वेयर एनी इंटरेस्टेड पर्सन मे ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड, यानी कि आपको एक ऐसा प्लेस फिक्स करना होता है जहां से कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन रेजोल्यूशन जो पास किया जाना है उसके नोटिस की कॉपी को प्रॉपर्ली ऑब्टेन कर सके। एक प्लेस आपको उसके रिगार्डिंग डिसाइड करना होता है, ठीक है। नाउ सेकंड condition is that publication of details of resolution, the company shall publish an advertisement giving details and justification of each resolutions to be passed for change in objects. The advertisement shall be published with such details in respect of such special resolution as may be prescribed in newspapers, one in English and one in vernacular language। यानी कि जिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को आपको पास किया जाना है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल और उसके जस्टिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश करना होता है। आप जो ऑब्जेक्ट में प्रपोज्ड चेंजेस के रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन पास करने वाले हो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डिटेल और जस्टिफिकेशन आपको एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में पब्लिश करना होता है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट फॉलो किया जाता है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के रेस्पेक्ट में जो डिटेल है उसको लेकर ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाता है। और जैसी प्रिस्क्रिप्शन है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करना होता है। और ख़ास बात ध्यान में रखनी होती है कि कम से कम एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज में। वर्नैकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर स्टेट में या रीजन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होगी उस रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में कंपनी को एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना होता है। क्लियर? नाउ come to the third step. Third one is the opportunity to exit to the dissenting shareholder. The promoters and shareholders having control on the company shall give an opportunity to the dissenting shareholders to the resolution to exit from the securities in which they have invested their money। यानी कि एक बार अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्टिव को चेंज करने से पहले हम उन पर्टिकुलर प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं जिनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है। वो क्या करते हैं, जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इस रेजोल्यूशन के रेफरेंस में अगर वो अपने पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ से एग्जिट होना चाहते हैं या सिक्योरिटीज़ को वो सेल करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए वो फ्री है। यानी कि जो अमाउंट उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट की है इसको वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी उन पर्टिकुलर प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी के डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को दी जाती है जिनका कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज द ऑल्टरेशन इन एनी अदर केस, यानी कि किसी और केस में भी अगर ऑल्टरेशन करना चाहे तब क्या कंडीशन बनेगी। अगर इसके अलावा और कोई कंडीशन होती है तो उस केस में अ कंपनी मे ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन द मेमोरेंडम आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। The resolution may be passed at a general meeting of the company or through postal ballot। यानी कि जो केस मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया है इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन क्रिएट होती है तो उस कंडीशन में कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से चेंज कर सकती है। उसे क्या करना होता है, उसे केवल और केवल अपने मेमोरेंडम में स्टेट किए हुए ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होता है। और इस स्पेशल रेजोल्यूशन को जो पास किया जाएगा या तो कंपनी की जनरल मीटिंग में पोस्टल बैलेट के मीडियम से या फिर किसी और तरीके से इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता है, ठीक। और इसके बेसिस पर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट लॉज में चेंज कर सकती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स में चेंज कर सकती है। नेक्स्ट वन इज द अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी और लायबिलिटी क्लॉज, यानी कि अगर कंपनी अपने लायबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लायबिलिटी को चेंज करना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। लेकिन
किस केस में ऐसा हो सकता है या किस कंडीशन में इसको फॉलो किया जाता है, उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड मीन्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड only if the company is converted from one class of company to another class. A company of any class registered under this act may convert itself as a company of other class under this act by alteration of memorandum and articles of the company. यानी कि अगर अब कंपनी अपने मेंबर्स की लायबिलिटी में चेंज करना चाहती है, उसको इंक्रीज करना चाहती है या फिर उसको डिक्रीज करना चाहती है, तो ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब कंपनी एक क्लास ऑफ कंपनी से दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। और अगर कंपनी किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड है और ये दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड होना चाहती है, तो इसके लिए इसको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रॉपर अल्टरेशन करने होंगे। ऐसा करने के बाद ही ये अपनी क्लास को कन्वर्ट कर सकती है। यानी कि अगर कोई कंपनी है और वो अपने आप को एक क्लास ऑफ कंपनी से दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो इसके लिए सबसे पहले से क्या करना पड़ेगा, इट शैल पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। सबसे पहले ये एक कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करेगी इसके रेफरेंस में कि ये अपने आप को एक क्लास ऑफ कंपनी से दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, और इसके लिए रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन इसकी तरफ से फॉलो की जाएगी। और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, वो सारे के सारे प्रोविजंस इसको कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद ही ये क्या कर सकती है, एक क्लास ऑफ कंपनी से दूसरी क्लास ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है अपने आप को। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है तो उस केस में जो कंपनी है उसका जो फॉर्मर रजिस्ट्रेशन होता है, उस फॉर्मर रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर दिया जाता है। यानी कि जो उसकी पुरानी क्लास है उस पुरानी क्लास को क्लोज कर दिया जाता है, और उसे क्लोज करने के बाद रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर all the documents filed for re-registration and issue a certificate of incorporation in the same manner as its first registration। यानी कि एक बार जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है तो सेटिस्फाइड होने के बाद उसके पुरानी रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देता है और उसके री रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर देता है रजिस्टर में। और फाइल करने के बाद इसको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू किया जाता है, उसी तरीके से इश्यू किया जाता है जिस तरीके से इसको इसके पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इश्यू किया गया था। तो बिल्कुल फ्रेश ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, और इस फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को मिलने के बाद कंपनी अपनी क्लास को चेंज कर लेती है, और जैसे ही ये क्लास चेंज हो जाती है इसके अकॉर्डिंग कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कंपनी अपने लायबिलिटी क्लॉज में चेंज कर सकती है या अपने मेंबर्स की लायबिलिटी को चेंज कर सकती है, लेकिन इसके लिए इसको अपनी क्लास चेंज करनी पड़ती है, तभी ये पॉसिबल है। एक ही क्लास में रहते हुए मेंबर्स की लायबिलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज नोन एज द अल्टरेशन ऑफ कैपिटल और कैपिटल क्लॉज। क्या मतलब है इसका? यानी कि अगर कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में, यानी कि कंपनी अपने ऑथराइज्ड कैपिटल में चेंज करना चाहे, तो केवल जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उसको ये अथॉरिटी होती है कि ये अपने मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में चेंज कर सकती है, लेकिन इसके लिए इसके आर्टिकल की परमिशन होनी जरूरी है। यानी कि अगर आर्टिकल इसको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है तो उस केस में जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स वो अपने मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में चेंज कर सकती है। इस ऑल्ट्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, या तो जो कंपनी की कैपिटल है वो इंक्रीज होगी, या फिर वो रिड्यूस हो सकती है, या फिर कंपनी इसके बेसिस पर अपनी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज भी कर सकती है। कभी कभी एक केस और बनता है इसके अंदर, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं इनको स्टॉक्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जब कैपिटल के ऑल्ट्रेशन की बात की जाती है तो उस केस में कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक्स में कन्वर्ट कर लेती है, या फिर अगर कंपनी के स्टॉक्स होते हैं तो इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इस तरीके से कंपनी अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज कर लेती है। ओके, और इसके बाद एक 6th क्लॉज है सब्सक्राइबर्स क्लॉज, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। और 7th क्लॉज है मेमोरेंडम का, दैट इज द नॉमिनेशन क्लॉज, उसमें भी कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से मैंने उनके ऑल्ट्रेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। सो दीज ऑल आर द
cases of the alteration of memorandum. Thank you.